यस, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एक पेपर, जिसमें आपको समझ में आएगा कि पिछले साल मैथ्स के प्रश्नों का लेवल कैसा था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और अभी आप अपने आप को जांच पाओगे कि आपका लेवल अभी क्या है ना? तो पूरा सेशन अटेंड करिए, पूरा आज का क्लास को आप अच्छे से समझो और देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुप डी में आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत कठिन क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो ऐसा शायद ही कोई सवाल हो जो आपसे ना बने, है ना? तो आइए करते हैं शुरुआत, और क्लास के खत्म होने के बाद आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या विनर्स के स्पेशल टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसपे हम यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप पहुंच जाइएगा, है ना? चलिए आइए करते हैं शुरुआत सवालों की। तो ये जो मैं आपको आज सारे सवाल करा रहा हूं, ये सारे 2022 के हैं। तो 2022 में किस प्रकार का पेपर आया था, कैसे प्रश्न आए थे, इन सबको समझते हैं। आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा पेपर का। तो पहला सवाल साझेदारी यानी पार्टनरशिप से है। एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी करी। लाभ का अनुपात 5:4:7 है। उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा? देखो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा कि आपको यहां पे इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो क्या पता होना चाहिए, है ना? हमें एक चीज पता है कि पार्टनरशिप चैप्टर में जो बेसिक फॉर्मूला यूज होता है वो होता है कि भाई जिसने जितना भी निवेश किया, यानी जिसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, जितने समय के लिए किया, जितने टाइम के लिए किया, इसके आधार पे लाभ यानी प्रॉफिट की गणना की जाती है। निवेश इंटू समय इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी लाभ, इस आधार पे इसकी गणना की जाती है। ठीक है? अब आपको यहां पर इन्होंने समय दे दिया, आपको लाभ दे दिया, और आपसे निवेश पूछा है। तो निवेश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। अगर लाभ में समय का भाग दे दोगे तो जो आएगा वो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सिंपल है भाई, लाभ यानी प्रॉफिट का रेशो क्या है? 5, 4 और 7। और इनके समय क्या है? ये मैंने ऊपर प्रॉफिट रख दिया, नीचे अब टाइम रख रहा हूं। तो एक के 6 महीने हैं, एक के 12 महीने हैं, और एक के 14 महीने हैं। बस आपको इसका अनुपात बनाना है। तो देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका 5/6 ही रहेगा, ये आपका 4/12 यानी 1/3 हो जाएगा। 7/14 का मतलब 1/2 हो जाएगा। कभी भी भिन्न अगर मतलब अनुपात अगर भिन्न में है, रेशो अगर फ्रैक्शन में है, तो आप एलसीएम लेके उसको सही बनाते हो, है ना? तो यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या लोगे आप इन सब का? तो मुझे लगता है कि एलसीएम 6 लेने से ही काम आपका बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 5 आ गया। 3 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 5:2:3, 5:2:3, ऑप्शन सी। 5:2:3, ऑप्शन सी। तो ये मेन आपको पता है। अगर ये पता है तो फिर आप डायरेक्ट यहां से शुरू कर सकते थे। प्रश्न इतना ही है, आपको मैंने समझाया कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो लाभ में निवेश का भाग दे दोगे, समय मिल जाएगा। लाभ में समय का भाग दे दोगे तो निवेश मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट निवेश पूछा था, इसलिए लाभ में हमने समय का भाग दिया और सिंपल तरीके से अनुपात पता लगाया। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। संरेख मतलब ऐसे कि एक ही लाइन पर स्थित, है ना? इसको संरेख कहते हैं। एक ही लाइन पर स्थित नहीं होना चाहिए, यानी चारों इधर उधर होने चाहिए। ठीक है? उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 4 बिंदु हैं, उनको कहीं भी आप कर दो, लेकिन वो संरेख नहीं होना चाहिए, है ना? एक ही लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितनी लाइंस आप उनको मिलाकर खींच सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। बताओ। हम्म ग्रुप डी का बैच आपको विनर्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मैं अभी आपको जानकारी दे दूंगा, और बहुत कम फीस में आप शानदार तैयारी कर पाओगे। हाँ, ग्रुप डी में बहुत ज्यादा ऐसा टफ मैथ्स नहीं आता है, अच्छा आप कर सकते हो। बस बेसिक जो मैंने आपसे कहा, बेसिक अच्छा कर लो। हो गया? देखो,
आपकी जहां मर्जी आए वहां 4 बिंदु ले लो। आपने सोचा कि सर एक में यहां लूंगा, सर एक में यहां ले लूं क्या, फिर सर एक में यहां ले लूं क्या, और सर एक यहां ले लूं क्या, जहां मर्जी आए वहां आप ले लेना, है ना। यहां कोई भी सररेख नहीं है, मतलब एक ही लाइन पर स्थित 3 बिंदु नहीं है ना। अब अगर मैं इनको मिलाऊं तो आप समझना, मेरे साथ काउंट करना। मैंने अगर इसको मिलाया तो एक लाइन, इसको मिलाया तो दूसरी लाइन, ठीक है। इसको मिलाया तीसरी लाइन, इसको मिलाया चौथी लाइन, इसको मिलाया पांचवी लाइन, इसको मिलाया छठवीं लाइन। तो कितनी लाइन खींची जा सकती है? 4 बिंदु कहीं पर भी स्थित हो, हम उनसे मिलाकर 6 रेखाएं खींच सकते हैं। 6 लाइंस वहां पे बन सकती है, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन, भिन्न रिजु रेखाएं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा भाई? कितनी रेखाएं खींच सकते हो? 6। आगे चलते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में, 3 पुरुष 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? तो देखना, 5 पुरुष और 6 महिलाएं अगर कोई काम करेंगी तो उन्हें 6 दिन लगेंगे। इसी काम को 3 पुरुष और 5 महिलाएं अगर करेंगी तो उन्हें 9 दिन लगेंगे, है ना। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये बेसिकली जो चैप्टर है इसका नाम है चेन रूल, यानी मिश्र अनुपात, जो टाइम एंड वर्क का ही एक हिस्सा है, समय कार्य का ही एक हिस्सा है। तो इसमें क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं वो यहां पर सीखेंगे, है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले निकालनी होती है क्षमता, यानी एफिशिएंसी। और क्षमता निकालने का तरीका यह होता है कि दोनों के काम को आप इक्वल कर दो, है ना। इसने काम किया, इसने काम किया, इनको आप इक्वल कर दो। तो 6 का गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 6 पंजे 30 आदमी, 6 और 6 36 महिलाएं। इधर आपने किया तो 9 का 3 गुना 27 आदमी, और 9 और 5 हो जाएगा आपका 45 महिलाएं, ठीक है। अब यहां पे 30 में से 27 गया तो आपके पास 3 आदमी बचा, 45 में से 36 गया तो आपके पास 9 महिलाएं बची। आदमी और महिला की क्षमता का अनुपात आपको मिलेगा 3:1। 9 में 3 का भाग जाएगा, जगह की थोड़ी कमी है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3:1। इनमें निकालनी होती है क्षमता, और क्षमता निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया भाई। अब आप इसके बाद जो पूछा है वो बहुत आराम से बता सकते हो। तो अब आपसे जो पूछा है, इनको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। अच्छा, इसमें हो नहीं पाएगा, चलो ठीक है। अब मैं यहां पर जो पूछा है उस पर आ जाते हैं। अब होता क्या है, एक बार जब आपको एफिशिएंसी यानी क्षमता पता चल गई तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ले लो, हम ये उठा लेते हैं, है ना। तो हमने कहा कि सर 5 आदमी और 6 महिलाएं काम करेंगी तो इन्हें 6 दिन लगेंगे। इसी काम को 3 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर करेंगी तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनकी क्षमता को उठा के रखना है और आपको डायरेक्ट आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो यहां पर आदमी की जगह क्या रखोगे? 5 का 3 गुना हो गया 15, और 6 एकम हो गया 6। 15 प्लस 6 कितना हो गया भाई? 21 हो गया, इंटू 6। इधर चलो, फिर 3 का 3 गुना हो गया 9, और 2 एकम हो गया 2, तो ये हो गया आपका 11, और इंटू में आ गया x, ठीक है। इसको इधर ले लेंगे, कटेगा तो कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और 11 का भाग दे दिया, तो 11 एकम 11 बचेगा, 1 और 6 फिर से 11 एकम 11, है ना। और आपके पास बच जाएगा 5/11। 5/11 ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 11 सही, 5/11, 11 5/11। आया समझ में? ऐसे सवालों में सिर्फ खेल है क्षमता निकालने का। ये दिखता जरूर आपको बड़ा है, लेकिन इसमें इतना समय लगता नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। दोनों कंडीशंस को इक्वल रखिए और सबसे पहले क्षमता निकालिए। क्षमता निकालने के बाद कोई भी ले लो, आप इसको भी रख लो या इसको रख लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। और जो पूछा है वो क्षमता रखिए और सिंपल तरीके से आंसर आप बता पाएंगे। ठीक है। क्लियर भाई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मेरी क्षमता बहुत है, वो तो एग्जाम में पता चलेगी किसकी क्षमता क्या है।
यू तो कमेंट करने में भी बहुत क्षमता दिखाई देती है। हाँ जी, 14 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो ये आयु चैप्टर का सवाल है। आयु चैप्टर के लिए बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? क्रॉस मेथड, है ना। उससे आप आंसर बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो एक तरफ पिताजी को लेते हैं, एक तरफ उनके बेटे को लेते हैं। 14 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। तो वर्तमान पहले ले लेते हैं। पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी है और 14 साल पहले 3 गुनी थी। तो बेटा अगर 1 है तो पिता 3 गुने, और ये कितने साल पुरानी बात है? 14 साल पहले। वर्तमान में दुगनी, 14 साल पहले 3 गुनी। तो यहां पे क्रॉस मेथड लगाइए, सबसे बेस्ट, है ना। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो इनका अंतर 1 आएगा। क्रॉस मेथड आप सबने पढ़ी होगी, दोनों में डिफरेंस हम लेते हैं। तो 3 और 2 में कितने का अंतर आ गया? 3 और 2 में 1 का अंतर आ गया। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ। 14 का 3 गुना 42 और 14 एकम 14। तो 42 में से 14 गया तो आपको मिल जाएगा 28, है ना। 14 तिया 42 में से आपका 14 गया तो बचेगा आपके पास 28। अंतर लेने का खेल है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। तो भाई पिता और पुत्र की टोटल उम्र अनुपात में कितनी है? 3 है, जबकि एक की वैल्यू कितनी है? 28 है। तो 28 का 3 गुना पिताजी और बेटे की उम्र का योग 84 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 84 ईयर्स। बताइए, कोई तकलीफ? ऐसा क्या हो गया भाई दिलीप जी? जोकर बन के काहे घूम रहे हो तुम? दिलीप तिवारी, अनुपात कैसे निकाला? यहां लिखा है ना दुगना। दुगना मतलब कि किसी एक को 1 मानोगे तो दुगना यानी 2। 3 गुना मतलब किसी एक को 1 मानोगे तो 3 गुना यानी 3। तो ऐसे हमने अनुपात बनाया। दुगना यानी 1:2, 3 गुना मतलब 1:3। क्लियर? बताइए भाई। क्लियर? एज वाला क्वेश्चन था, काफी सिंपल और आराम से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ, ग्रुप डी की नौकरी बहुत शानदार है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत है ना। कुछ लोग पूछ रहे हैं इस बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रेलवे में यूं भी किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है, तो सबसे बढ़िया जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए रेलवे की सारी परीक्षाएं बड़ी शानदार है। ग्रुप डी जिसका एग्जाम अभी 6 महीने 7 महीने बाद लगभग होगा, तैयारी करने का भरपूर समय है। आज की डेट में लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास इसकी सैलरी है, और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तब इसकी सैलरी और ज्यादा हो जाएगी, है ना। काम हर जगह करना है, लेवल 1 जॉब है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2025 में कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि जहां पे ठीक ठाक सैलरी, एक अच्छा काम, रेलवे की नौकरी बिना इंग्लिश के, तो ग्रुप डी आपके लिए सबसे शानदार मौका है। और 2025 में अगर नौकरी मिल गई तो शादी तो हो ही जाएगी फिर आपकी, है ना। तो हर मामले में बहुत अच्छा जॉब है, सैलरी में, सुविधाओं में, सब चीजों में। और बड़े एग्जाम्स भी इसके आगे हैं, लेकिन अच्छा मौका है आप सबके लिए फिलहाल ये वाला। ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जाए और जिसमें 8 का भी भाग जाए? 4 और 8 दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? झाड़ू पोछा भी चलेगा, नौकरी सरकारी होनी चाहिए बस। कितने उच्च विचार हैं। हाँ, बहुत वेट करने के बाद आज मिला है। क्या मिल गया भाई बहुत वेट करने के बाद तुम्हें? हाँ देखो, मैथ्स अच्छी करनी है तो आप पहला तो विनर्स की एप्लीकेशन पे ग्रुप डी का कोर्स ले लो, है ना। दूसरा पर्टिकुलर मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, और नहीं तो ये एक किताब आंख बंद करके ले लो, मैथ्स प्रो, अंकगणित और एडवांस पूरे चैप्टर्स टाइप वाइज क्यूआर सॉल्यूशंस के साथ बेहतरीन किताब है। ये आप सबके पास जरूर होनी चाहिए। रेलवे की हर परीक्षा, इवन ये सीजीएल लेवल तक आपको काम आएगी, है ना, सब में काम आएगी है।
देखो भाई, 4 का नियम क्या होता है इस बात को समझना। किसी भी संख्या में 4 का भाग देने के लिए हम देखते हैं आखिरी के 2 अंक। किसी भी संख्या में 8 का भाग जाए इसके लिए देखते हैं आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। देखो लास्ट में 42 है, इसमें 4 का ही भाग नहीं जाएगा तो 8 का तो जा ही नहीं सकता। यहां 42 है, 4 का भाग नहीं जाएगा। यहां 82 है, 4 का भाग नहीं जाएगा। एक ही संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है तो बाकी तो सब वैसे ही आउट हो गए। और अगर 824 में आप 8 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा। तो आखिरी के 2 अंक, वैसे तो आखिरी के 2 अंक से ही तीनों ऑप्शन आउट हो गए। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी जिसमें सबका भाग जा सकता है। कोई तकलीफ? दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। और जैसे ही माध्यिका शब्द आए सबसे पहले बढ़ते क्रम में आप लेंगे। सबसे पहले आप कहां बढ़ेंगे? आप बढ़ेंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सारी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लेंगे और फिर हम देखेंगे कि बीचों बीच मध्य में क्या आ रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी भाई, कमेंट करने वालों से मेरा निवेदन है पढ़ लो यार। तुम लोग को 2025 में जॉब लेनी भी है कि नहीं लेनी है? हाँ जी, देखो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर भाई 10 संख्याएं हैं तो पांचवी और छठवीं संख्या को माध्यिका माना जाएगा। पांचवी और छठवीं संख्या को जोड़ के आधा करेंगे। अगर 10 संख्याएं तो बीचों बीच में तो कोई आएगा नहीं, यानी जो पांचवा पद है और छठवां पद है उसको जोड़कर आधा करेंगे तो माध्यिका आएगी। तो या तो सबको अरेंज करो और नहीं तो आप ऐसे ही चलो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी वो देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 11, ये पहला पद हो गया है ना, ये पहला हो गया। इसके बाद 11 से बड़ा कौन सा नंबर है भाई? 11 से बड़ा 15 है, 15 से बड़ा 16 है, 16 से बड़ा 17 है और 17 से बड़ा 18 है। तो 1 2 3 4 5, आपका पांचवा पद है 18वां। 18वां आपका फिफ्थ टर्म है और छठवां 18 से बड़ा क्या है? 18 से बड़ा आपका 22 है, ये आपका छठवां पद है। बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम भाई सबको बढ़ते क्रम में अरेंज करके भी क्या कर लेंगे, हमें तो पांचवा और छठवां पद चाहिए, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म चाहिए। तो पांचवा पद आपका 18 है, छठवां टर्म आपका 22 है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 40, 40 का आधा हो जाएगा 2, यानी इस प्रश्न की जो माध्यिका है वो क्या कहलाएगी? 20। क्लियर? लास्ट में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे आप विनर्स ग्रुप डी से जुड़ सकते हो, सब बता दूंगा मैं लास्ट में। वेरी गुड। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 साल में 1250, 5 साल में 2000 हो जाती है, तो दर ज्ञात करना है आपको, ब्याज की दर। देखो हम इसको ऐसे समझते हैं कि भाई 2 साल में हमारे पास जो पैसा था वो 1250 हो गया और 5 साल में हमारे पास जो पैसा था वो क्या हो गया? 2000 हो गया। 2 साल में 1250, 5 साल में 2000, तो ब्याज की दर क्या है ना? तो आप यहां पे समझना, आप यहां देखोगे कि कितने साल का अंतर है, तो यहां पे भाई 3 साल का अंतर है ना। यहां पे देखोगे तो कितने का अंतर है, तो यहां देखोगे 750 का अंतर है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में केवल हर साल ब्याज बढ़ता है, मूलधन तो स्थायी रहता है। ब्याज हर साल बढ़ता है और ब्याज हर साल का सेम होता है। तो और ये बात और बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये अमाउंट है, और अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। मतलब मैंने उधार तो कुछ और ही दिया था, 2 साल में ब्याज जुड़कर वो 1250 हो गया, 5 साल में ब्याज जुड़कर 2000 हो गया, यानी 3 साल में 750 रुपए बढ़ गए। मतलब हर साल का ब्याज कितना है? 3 साल का 750, 3 का भाग दिया तो 1 साल का ब्याज 250। 1 साल का ब्याज 250। तो अब कोई सा भी एक सवाल ले लो भाई, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज है आपके पास कि 1 साल का ब्याज 250। अब समझना, इसके अंदर 2 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल का ब्याज 250, तो 2 साल का कितना भाई? तो 2 साल का 500। 1 साल का ब्याज 250, तो 2 साल का 500। मतलब इसके अंदर 500 रुपए ब्याज है। तो जैसे ही मैंने 500 हटाया तो मुझे पता चला कि अच्छा प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है? 750 है।
यानी 750 रुपए पर हर साल 250 रुपए ब्याज लग रहा है। 750 रुपए पर हर साल 250 रुपए ब्याज लग रहा है। तो पता लगा लेते हैं कि कितना परसेंट ब्याज की दर है। तो अगर इसको मैं कैंसिल करता हूं 3 बार और नीचे 3 आने का मतलब है 33.33% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 33.33 या 33 1/3%। यह आपके प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? एक साल का ब्याज 250 और आपका मूलधन है 750। 750 पे हर साल 250 रुपए ब्याज लगेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 33.33। ये देखो भाई, जिनको जानकारी चाहिए शॉर्ट में बता रहा हूं। विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको ग्रुप डी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसकी फीस 799 है, जिसमें ये पूरे 12 चैप्टर मतलब 12 सब्जेक्ट, पूरे एक एक सब्जेक्ट को आपको शानदार टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे। बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ, नोट, सब चीजें आपको मिलेंगी और शानदार तरीके से, है ना। विनर्स की ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी मैं आपको लास्ट में ही दूंगा। अभी आप अगले सवाल पर चलो। मैथ्स, सतवीर भाई कह रहे हैं सर मैथ्स वीक है। सतवीर, मैथ्स हमारा वीक नहीं है। मैथ्स हमें अच्छे से स्कूल टाइम में पढ़ाया नहीं गया, है ना। मैं खुद मैथ्स का विद्यार्थी नहीं रहा हूं। 11th 12th मैं साइंस बायो का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन आज मैथ्स पढ़ाता हूं। और 10वीं तक मैं खुद, मतलब 10वीं क्या, कॉलेज तक मैं खुद मैथ्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि इतने बुरे तरीके से पढ़ाया गया, इतने फॉर्मूले रटवाए गए, इतनी लंबी मेथड्स बताई गई कि 10वीं तक भरोसा उठ गया कि मैथ्स इस जन्म में तो मैं तो नहीं सीख सकता। लेकिन जब बाद में मैथ्स को समझा, कुछ ऐसी संयोग से ऐसी चीजें हुई कि समझ में आया कि यार मैथ्स है बड़ा शानदार, बस किसी ने इसको उस तरीके से पढ़ाया नहीं। तो जब देखा कि मैथ्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है और हर बच्चा इसको सीख सकता है, बशर्ते कि तरीका सही हो। आप जब भी कोई सवाल पढ़ते होंगे या जब मैं आपको बताता हूं तो आपको लगता है कि सर बहुत अच्छे समझ में आ गया, लेकिन यही चीज स्कूल में कोई हमें इस तरीके से बता देता तो शायद आज हमारा लेवल कुछ और अच्छा होता। तो मैथ्स बेकार नहीं है, जिस तरीके से वो पढ़ाया गया है ना, बस वो तरीका गड़बड़ था। अगर सही तरीका पता चल जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और यही घटना, बल्कि दुर्घटना, हमारे साथ इंग्लिश में भी हुई है। इसीलिए इंग्लिश हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जब इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से कोई पढ़ा देना, तो वो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए और आप भी शानदार इंग्लिश बोलोगे भी और समझोगे भी। तो कोई चीज बुरी या अच्छी नहीं है, वो किस तरीके से आपको दिखाई गई है, किस तरीके से आपके सामने उसको प्रेजेंट किया गया है, वैसा हमारा एक परसेप्शन या नजरिया बन जाता है उस सब्जेक्ट को लेकर। ये किसी इंसान के साथ भी हो सकता है, किसी भी चीज के साथ ही हो सकता है। तो चीज बुरी नहीं होती है, कैसे हमें उसका सामना हमारा हुआ है उससे वो तय होता है। ठीक है। जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है। दूसरी तिर्यक रेखा, अब ये ज्योमेट्री का, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूं तो पहले दिन की क्लास का एक बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जिसको नहीं पता, जिसने पढ़ा ही नहीं, उसके लिए बड़ा कठिन सवाल, और उसके तो ऊपर से जाएगा, उसको समझ ही नहीं बैठेगा कि इसमें क्या करना है। लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब दो तिर्यक रेखाएं वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि भाई दो रेखाएं इस तरीके से अगर गुजर जाए, है ना, और इसने अगर इधर 3 और 4 के अनुपात में काटा है, तो इधर भी किस अनुपात में काटेगी? 3 और 4 के अनुपात में। बस यही आंसर है। अगर इधर अंतःखंड का अनुपात 3 और 4 है, तो उधर भी अंतःखंड का अनुपात क्या होगा? 3 और 4 होगा। इतना सा सवाल है, अनुपात दोनों तरफ सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक नंबर बात कही सर, मेरे वाले टीचर समझाते कम मारते ज्यादा थे। ये तो है भाई, स्कूल और उसकी पढ़ाई का जमाना और तरीका ही अलग था। अच्छा, मस्त पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन लो तुम लोग। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है।
तो आपसे कहा है पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। अब देखो, अगर आपने मुझसे इसके पहले या कभी भी पढ़ा है तो मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताता हूं जिनका आप हमेशा ध्यान रखा करो। ये शब्द है जिसको पकड़ना है। मैथ्स में कहीं भी कम या अधिक या ज्यादा शब्द आया, इसका मतलब अंतर, डिफरेंस। तो एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, दो भाग में बांटा। अगर दो भाग में बांटा तो मान लीजिए उसमें टोटल मिला के तो 892 पेज ही होंगे, और दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, तो दोनों के बीच में अंतर 52 का होगा। टोटल पेज तो 892 है, उसको दो भाग में बांटा तो एक में दूसरे की तुलना में 52 पेज कम है। कम है या ज्यादा है, मतलब वो दोनों के बीच का अंतर है। इसको सॉल्व कर लो भाई। अब मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूं। अगर आपसे कहा है कि पहली किताब में कितने पेज हैं, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो पहले भाग में पेज आ जाएंगे। आपसे कहा है दूसरे भाग में कितने पेज हैं, तो दोनों को घटा के आधा कर दो। भाई एक तो जो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड होती है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं वो है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है, दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो पहले की जानकारी मिल जाएगी, दोनों को घटाकर आधा कर दोगे तो दूसरे की जानकारी मिल जाएगी। तो घटाकर आधा कर देते हैं। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 8 का 8, और इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी दूसरी किताब में कितने, दूसरे हिस्से में कितने पेज हैं। सो द आंसर इज 420, 420, 420। रेलवे मैथ्स के सभी टॉपिक बता दीजिए भाई। मैंने रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब पे इतने वीडियोस बनाए हैं। आपको जिस एग्जाम की या किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब पे जाइए, रेलवे ग्रुप डी, और उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिए, बाय आदित्य पटेल। आपको पुराने वर्षों का पूरा एनालिसिस, मैथ्स के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक, हर टॉपिक में हमने बताया कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, कौन से आ सकते हैं, सब पे वीडियो बनाए हैं। आप एक बार अच्छे से YouTube पे ढूंढिए और सिर्फ मेरा नाम लगा देना आदित्य पटेल, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही आसान, बिना पेन चलाए आंसर देने वाला सवाल बताओ जल्दी। रोज क्लास लें, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार सीरियसली। रोज हम पढ़ा दें, लेकिन सीरियस पढ़ने वालों की हमारे देश में बहुत कमी है ना। सीरियस लोग बहुत कम है हमारे देश में। और YouTube पे पढ़ाना तो इसलिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि पढ़ने कम और गप्पे मारने खूब आते हैं। आप कमेंट देखो, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले भी होते हैं YouTube पर वो है ना कि कुछ लोग के कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब रहती है। और एप्लीकेशन पे हमें पढ़ाने में पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एप्लीकेशन पर कमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और जनरली कोर्स में सीरियस लोग ही जाते हैं। यूट्यूब पे कोई भी घूमता फिरता आया, देखा सर लाइव है, चलो थोड़ा सा छेड़ देते हैं सर को, है ना। हाँ जी, देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है, दोनों ही केस में जब भी 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा होता है तो साइन को बदला जा सकता है कॉस में, कॉस को बदला जा सकता है साइन में। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम सीखा होगा, चतुर्थांश वाला पार्ट सीखा होगा। जब भी 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा है तो साइन बदल सकता है कॉस में, कॉस बदल सकता है साइन में, किसी को भी चेंज कर लो। अगर इसको आप साइन स्क्वायर 22 रहने देना चाहते हो, अगर इसको साइन स्क्वायर 22 रहने देना चाहते हो तो इसको बदल दो साइन स्क्वायर 68, यानी साइन 90 माइनस 60। मैं एक आपको करके बता देता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 22, ठीक है। तो जब भी 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा होता है तो ये तो आपका रहेगा साइन स्क्वायर 22, और साइन बन जाएगा कॉस में, और 90 प्लस थीटा यानी केवल थीटा, कॉस स्क्वायर 22। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। ठीक इसी प्रकार इसको भी आप साइन और कॉस में बदलोगे तो 1, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1:1, 1:1। दोनों की ही जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1:1। क्लियर? अच्छा, मैथ्स फाउंडेशन कोर्स में हैं आप। 25% लोगों के चक्कर में 75% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा होता भाई एथिराज तो फिर हम यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं आते, है ना। सीरियस लोगों के कारण ही तो पढ़ाते हैं।
ब्रजेश कह रहे हैं सर आपकी वजह से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट भाई ब्रजेश, शुभकामनाएं आपको। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, ए बी सी का आयु का योगफल 42 है, ए और बी का योग बताइए। देखो आपको यहां पर ए बी और सी का अनुपात बनाना है। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, तो ऐसा कुछ देखो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो है कि हम ए और बी का संबंध अलग बनाएं, बी और सी का संबंध अलग बनाएं, फिर ए बी सी को मर्ज करें, ये एक कॉमन तरीका है। ए की आयु बी से दुगनी है, ए की उम्र बी से क्या है भाई, दुगनी है, तो अगर इसको 3 मानूंगा तो इसको 6 मान लेता हूं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि इसको 1 मान लूं तो इसको 2 मान लेंगे। ए की उम्र बी से क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, और बी की आयु सी का 1/3 है, बी की जो उम्र है वो सी का 1/3 है, तो अगर इसको 3 मानूं तो इसको 1 मान लेता हूं। सी की जो उम्र है, सॉरी बी की जो उम्र है वो सी का 1/3 है, अगर सी को 3 मानेंगे तो उसका 1/3 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मेरी बात यहां पे ध्यान से देखो, बी दोनों ही जगह 1 है, अगर ये 1 है तो ये दुगना है, और ये 1 है तो ये क्या है, 3 है, क्योंकि ये इसका 1/3 है, तो एक बार में ही काम आपका जम गया। अब आपसे कहा है कि तीनों की टोटल उम्र 42 है, तो 3 2 5 और 1 6 का भाग दे देते हैं। ए और बी की आयु का योग बताइए, ए और बी की आयु का योग बताइए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। भाई तीनों का योग है तो 6 का भाग देंगे, ए और बी की उम्र पूछी है तो ए और बी के लिए हम 3 और 2 5 से गुणा कर देंगे, है ना, तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बार 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। तो 1 मिनट, ए और बी की आयु का योगफल बताना है, ठीक तो है भाई, 3 2 5 और 1 6। अच्छा ए और बी में ए और सी कर रहा हूं यार, ए और बी बोला है, सॉरी, ए और बी मतलब 2 और 1 3, तो 7 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 21। ए और बी है, मैं ए और सी कर रहा था, 21 आंसर आ जाएगा। आप ए और बी की उम्र अलग अलग भी निकाल सकते हो, फिर जोड़ दो, या डायरेक्ट 2 और 1 3 का गुणा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, मेन यहां पर खेल बी का था, इसको 1 मानेंगे तो ये दुगना है, और इसको 1 मानेंगे तो ये 3 गुना है, या 1/3 है, तो 3 का 1/3 1 होता है, सी को 3 मानूंगा तो उसका 1/3 1, तो बी दोनों ही केस में 1 है, तो तीनों की उम्र मिलाकर 3 2 5 और 1 6, और ए और बी की उम्र कितनी है, 3, तो आंसर आ जाएगा ए और बी का योग कितना आ जाएगा, 21 21। चलें आगे। अच्छा अर्जुन, आप भी मैथ्स फाउंडेशन में हो एप्लीकेशन पर, ठीक है। हाँ भाई खुश रहो अनिल कुमार। अच्छा पाई चार्ट आ गया है, तो मैं अपने आप को गायब करके इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूं, इसको एक बार देख लो। चलो देख लिया। चलिए देखिए, आपसे यहां पे क्या कहा है कि PQRST नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या दर्शाई है। तो 5 लोग हैं PQRST, इन्होंने अलग अलग कितनी कितनी पॉलिसी बेची वो कहा है। सभी 5 सेल्समैन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में Q द्वारा बेची गई पॉलिसी कितनी है, यानी Q ने जो पॉलिसी बेची वो सब के मुकाबले सबका टोटल का कितना परसेंट है। क्यू ने जो पॉलिसी बेची है वो सब के मुकाबले कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई यहां पर आपको सबका टोटल करना पड़ेगा। क्यू ने तो दिख गया कि 165 है, लेकिन सबका टोटल कितना, जल्दी से मुझे जोड़ के बताओ, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, फटाफट। मैं भी जोड़ रहा हूं आपके साथ, 1 2 3 4 5 है ना, इसके अलावा ये हो गया आपका 6 5 11 12 20 और 6 2 8 3 11 12 13 14 50, 660 आ रहा है क्या?
सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 660 सही है, ठीक है। तो आपने देखा कि इन सबको जोड़ने पर आ रहा है 660। इन 660 पॉलिसी में क्यू ने कितनी पॉलिसी बेची है? 165। तो क्यू की पॉलिसी टोटल का कितना परसेंट है आपसे पूछा गया है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि सर पहले तो 0 से 0 को उड़ा देते हैं, फिर क्या करें सर? तो इसके बाद 3 से उड़ा दो, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना? 22 बार। या डायरेक्ट 11 बार ही उड़ा दें क्या? तो 11 इंटू 6 66, और 11 एकम 11, और 11 इंटू 5 55। फिर ये आ जाएगा 150 बटे 6, और 150 बटे 6 का मतलब क्या होता है? 25% होता है क्या? तो टोटल पॉलिसीज में से क्यू ने कितनी पॉलिसीज बेची है? सो द आंसर इज 25%। क्लियर, सिंपल। ये डीआई जो चैप्टर है इससे लोग बेवजह डरते हैं। अगर एक बार ढंग से पढ़ लें तो कभी भी आप एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अब मुझे बताओ इसमें क्या करना था? 165 पॉलिसी बेची और सबका टोटल 660 है, ये कौन कितना परसेंट है? अब ये कठिन है क्या? लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि अरे बाप रे, यहां तो कुछ डेटा बनाए, ग्राफ बनाए, पता नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये जो देखकर जो डर लगता है ना, यही मैथ्स का एक सबसे बड़ा कारण है। आधे लोग इसको देखकर ही सरेंडर कर देते हैं कि अपने से नहीं हो पाएगा, कितना खतरनाक दिख रहा है। दिखने पे मत जाइए, सॉल्व करने पर फोकस करिए, सीखने पर फोकस करिए, बनेंगी चीजें आपसे। चलें आगे, नेक्स्ट। क्या ये सीरीज डेली होती है? डेली तो नहीं होती है यार, अभी भी तलाश जारी है होनहार, बीरवान, सिंसियर लोगों की। जिस दिन वो मिल जाएंगे उस दिन ये क्लास रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो भाई, यह सवाल इतना प्यारा है कि 1920 में बेचा तो जितने रुपए का लाभ हुआ, और 1920 में बेचा तो जितने का लाभ हुआ, और 1500 में बेचा तो जितने की हानि हुई, दोनों बराबर है। ऐसे सवालों में आप हमेशा एवरेज फाइंड करते हो, आप हमेशा औसत निकालते हो, एवरेज निकालते हो, है ना। तो 1920 और 1500 को अगर जोड़कर मैं आधा कर दूं तो मुझे बीचों बीच की वैल्यू मिल जाएगी। भाई वहां से लेकर यहां तक 1920 में भी उतने का ही अंतर है जितना ये 1500 में है। इधर बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, इधर बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, और जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है, मतलब मुझे औसत निकालना है। दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो जोड़कर आधा करिए, आपको उसकी रियल कॉस्ट प्राइस पता चलेगी, आपको उसका क्रय मूल्य पता चलेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर आप समझना, 0 0 से हो गया आपका 0, 2 और हो गया आपका 2, फिर 5 और 9 हो गया 4, और 2 और 1 हो गया आपका 3। इसको 2 से भाग दिया तो ये आ गया 1710। ये 1710 जो है ये कॉस्ट प्राइस है। कई बार आपसे केवल कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है कि बताइए क्रय मूल्य कितना, तो वो 1710 है। लेकिन आपसे बोला है कि मुझे उस पर 10% का लाभ अर्जित करना है, तो कितने में बेचें? तो 1710 पे 10% का लाभ अर्जित करना है, यानी 110% पर बेचना है। हर चीज 100 होती है, 10% का लाभ लेना है, मतलब उसको 110% पर बेचना है, 110% पर सेल करना है, 110%। तो इसका 110% निकालकर सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0 गया, 171 का 11 गुणा कर दिया तो यह आ गया 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 1 1881 में इसको बेचेंगे, ऑप्शन सी 1881। ओके, पहले क्रय मूल्य पता करो, 10% लाभ पर बेचना है, यानी 110% पर बेचना है, 110/100। सिंपल, आपका प्रश्न आंसर आ गया। कोई डाउट है? समझ आ गई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट, बार वाले क्वेश्चन। आपको यहां पे सिंपली कहा है कि 0.424 में 24 के ऊपर बार लगा है, और इसे आपको P बटे Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। P बटे Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, बार वाले क्वेश्चंस को भिन्न में बदलना सीखा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इसको लिख दोगे पूरा एज इट इज, तो आपने लिख दिया 424, ठीक है। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, नॉन रिपीटिंग माइनस करते हैं। तो यहां पे नॉन रिपीटिंग क्या है, केवल 4 है, तो नॉन रिपीटिंग 4 माइनस कर देंगे। जितने रिपीटिंग नंबर है, मतलब जितनी बार बार लगी होती है उसके उतनी बार 9, जैसे 2 नंबर्स पे बार लगी तो 2 बार 9, 9 फिक्स है, 9 ही आएगा। और एक नंबर के ऊपर बार नहीं लगी मतलब 0। 424 में से 4 गया तो ये आ गया 420, और यहां पे आ गया आपका 990। 0 से 0 गया, ये अभी दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो 3 से इसको कैंसिल करोगे 14 बार, 3 से इसको कैंसिल करोगे 33 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 14/33, ऑप्शन सी, 14/33, 14/33 आंसर आ जाएगा आपका। बताइए भाई, कोई तकलीफ? जितने नंबर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको माइनस करते हैं, फिर जितने रिपीटिंग है उतनी बार 9, जितना नॉन रिपीटिंग है उतनी बार 0, और बस आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, हाँ। ऐसा ही मैथ्स आया था, और ग्रुप डी है यार, मतलब आपको यह भी समझना है ना कि कोई बहुत हाई लेवल या एकदम ऐसा लेवल नहीं है ना। ग्रुप डी का एग्जाम है, तो मैथ्स इतना कठिन नहीं आता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको चैप्टर्स का बस बेसिक पता है तो आपसे मैथ्स आराम से बन जाएगा, है ना। बस उन लोगों से आपको भी निवेदन करना चाहिए, मैं भी अपनी तरफ से समय समय पे करता हूं। क्या होता है, जिन लोगों का टारगेट है एसएससी सीजीएल, जिनका टारगेट है कोई दूसरी बैंक की एग्जाम, या जिनका टारगेट है सीएचएसएल, या जिनका टारगेट है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या एएलपी। अब होता क्या है, ग्रुप डी एक ऐसी एग्जाम है जिसका फॉर्म सोचते हैं सब भर देते हैं। अब जो ऑलरेडी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसका लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वो इसमें सिलेक्शन ले लेता है, पर जाना नहीं है, बस प्रैक्टिस बनी रहे, एग्जाम देते रहे। ऐसे बच्चे जो है, उन बच्चों का हक छीन लेते हैं जो जिनको नौकरी की जरूरत थी, पर क्योंकि इन्हें तो जाना नहीं था, इन्हें तो एग्जाम देना था, एग्जाम दे दिया, ज्वाइनिंग का जब समय आया तो ज्वाइन ही नहीं करा। अब इसमें उस बच्चे का नुकसान हो गया जिसको ये जॉब मिल सकती थी। तो ऐसे बच्चे जिनका ऑलरेडी सपना एक बड़ा एग्जाम है, वो अगर इस तरफ ना आए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि जिसको जरूरत है उसको ये जॉब मिले। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बड़े लेवल के या बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान रख सकते हैं, है ना। चलिए, समझ में आया? चलिए आगे आते हैं भाई। टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप कहो कि सारे ही टफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था, जो इस साल 38,640 हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसका वेतन 34,500 था जो 38,640 हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपने 0 से 0 काट दिया। अब आप यहां पे या तो अनुपात बना लीजिए, इनको शॉर्ट कर लीजिए, या फिर आप यहां पे एक काम और कर सकते हो। 5 और 1 हो गया आपका 6, 2 और 1 हो गया आपका 3, 2 और 0 हो गया आपका 2, 3 और 1 हो गया 4। तो भाई अगर सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है तो यहां पे आप डिजिटल सम लगाओ, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, यहां पे आप बिंदास डिजिटल सम लगाइए, मैं बता रहा हूं कैसे। कितने की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले अंतर लेंगे, तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 38 में से 34 गया 4। ठीक है, नीचे हमेशा पिछले साल की वैल्यू रखते हैं, यानी 3450, और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आप चाहो तो 0 नहीं भी लेते तो 4140 आ जाता। तो 414 की वृद्धि हुई है 3450 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हो तो लगा लो, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि नीचे 5 और 4 9 गया तो बचा 3, और 3 आने पे डिजिटल सम लगता नहीं, तो अब आपको इसको पूरा पूरा हल करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, है ना। तो अगर आप यहां पे थोड़ा सा भी ध्यान दो कि भाई अगर 3450 को मैं पूरा ही ले लूं, देखो ये 4140 है,
और नीचे आपके पास 345 है। ये 4 4 8 और एक 9, पहले तो ये दोनों ही 9 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। 3 से कट गया एक बार, डिजिटल सम यहां पे अभी फिलहाल तो दिक्कत है ना। 3 से कट गया एक बार, फिर 3 तिया 9 हो गया, 3 इंटू 8 24 हो गया, ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 इंटू 5 15 है ना। अब आप चाहो तो भले डिजिटल सम लगा लो या आप चाहो तो भले इसको आप काट दो। तो अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 8 और एक 9 गया तो बचा 3, 5 और एक 6 और एक हो गया आपका 7। 7 आने पर 4 का गुणा 4 का भाग खत्म, 4 का 3 गुना 12, 12 का मतलब 3। ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 3 है वो आपका आंसर आएगा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 12%। हालांकि काटापीटी कर लोगे तब भी आ जाएगा, डिजिटल सम लगा लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। 12% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 12% इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, 36 संख्याओं का औसत 42 है। हमारे पास 36 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 42 है। बाद में पता चला कि एक नंबर जो 47 था उसको गलती से 41 पढ़ लिया। पढ़ना 47 था, उसको गलती से 41 पढ़ लिया। मतलब 47 को 41 पढ़ लिया तो आपको 6 और इस समूह को अर्पित करना है। भाई 41 को अब 47 करना है, यानी 6 की ओर वृद्धि होगी। और मतलब मजाक के पर्पज से मैं समझाता हूं एवरेज में, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वो सब में बटेगा। तो अब 6 हमें और मिलना है, ये पूरी 36 संख्याओं में बटेगा। तो 6 अगर 36 संख्याओं में बटेगा मतलब 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 0.16 लगभग। तो आपका एवरेज 42 तो है, इसमें 0.16 और जुड़ जाएगा, तो जो नया एवरेज है वो लगभग 42.16 हो जाएगा। 42.16 के बेहद करीब है, 42.17। दिस इज योर आंसर। क्लियर? जितना अगर ये मान लो लेना निकलता तो मैं इसको माइनस कर देता 42 में से, क्योंकि ये 6 और देना है तो 6 पूरे 36 में बटेगा 1/6, जिसका मतलब होता है 0.16 अप्रोक्सीमेटली। 42 में 0.16 और मिलकर 42.17, ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आज के लिए हम इतने ही सवालों पे रुकेंगे। अगर आप विनर्स के एप्लीकेशन पर पूरा ग्रुप डी का कोर्स करना चाहते हो, रेलवे का पूरा कोर्स करना चाहते हो, तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग, ये जितने सब्जेक्ट है पूरे 12 विषय आपको बढ़िया पढ़ाए जाएंगे। और ये बैच चालू हो चुका है, आप अभी भी जुड़ सकते हो। प्रॉपर लाइव लेक्चर्स, बाद में रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास की पीडीएफ मैं अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, इंदौर आकर आप चाहते हो कि नहीं हमें ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ना है, उसके लिए भी आप आ सकते हो विनर्स के ऑफलाइन सेंटर इंदौर में, जो भवरकुआ पर है ना। सिस्टमेटिक आपको वहां पर भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको रेलवे ऑल इन वन बैच करना है, रेलवे की टेस्ट सीरीज चाहिए, 25 टेस्ट आपको 149 में मिल जाएंगे। ग्रुप डी की प्रैक्टिस बुक है, मेरा मैथ्स का कोर्स अलग से लेना है वो मिल जाएगा। मैथ्स की किताब मैंने आपको बीच में दिखाई थी, और बहुत सारे कोर्सेज हैं विनर्स एप्लीकेशन पर हर एग्जाम के, वो आपको मिल जाएंगे, है ना। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा एमपीएसआई का बैच 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हर विषय की किताबें हैं। रेलवे के लिए बहुत शानदार किताबें जो आपके पास होनी चाहिए। आप कोई सिंगल किताब ले सकते हो, पूरा कॉम्बो ले सकते हो, जिसमें पूरी किताबों का सेट आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सब किताबें हैं यार, सभी विषयों की। कोर्स कैसे खरीदना है, किताबें कैसे लेनी है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर। किताबें ऑर्डर करनी है विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, कोई दिक्कत परेशानी है कॉल या मेल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में बताइएगा कि अगर आप और क्लासेस चाहते हैं कि इसी प्रकार के और प्रीवियस पेपर्स आपके लिए लेकर आए, तो कमेंट करके आप बताना। जाते जाते लाइक का बटन आप चाहें तो दबा सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद कैसा रहा आज का सेशन, है ना। मिलते हैं नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, ध्यान रखें अपना, टेक केयर।